विकास को आदिवासी समाज कैसे अपना मान सकता है? आखिर विकास के चपेट में किन की जमीनें गई, किन की रोजी रोटी छीनी गई है, किन की भाषा खत्म हुई है, संस्कृति खत्म हुई है। इस विकास को आदिवासी समाज कैसे अपना मान सकता है? आखिर विकास के चपेट में किन की जमीनें गई हैं, किन की रोजी रोटी छीनी गई है, किन की भाषा खत्म हुई है, किसकी संस्कृति खत्म हुई है? क्या इसका जायजा सत्ता को कभी नहीं लेना चाहिए? जो विकसित है वे कौन है? तथाकथित मुख्य धारा के इतिहासकारों ने भी आदिवासियों के साथ बेईमानी की। उन्होंने इनका इतिहास ही दर्ज नहीं किया और न ही देश के विकास में आदिवासियों के योगदान को चिन्हित किया। चाहे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो या महाजनों के जुर्म के खिलाफ संघर्ष या फांसी पर लटकने की हिम्मत हो या अंतिम आदमी के रूप में लड़ते हुए मर जाने का साहस, इनमें अगुवाई के बावजूद इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों को जगह नहीं दी। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों के अनेक भाषाएं गायब हो चुकी हैं या गायब होने के कगार पर है। आदिवासी के देवी देवताओं को दूसरे लोग हथिया रहे हैं या उन्हें अपना देवता थमा रहे हैं। आज हमारे जीवन को आस्था का केंद्र से बांधने का प्रयास किया जा रहा है। लोग तो हमारे नाम तक छीनने में लगे हुए हैं। हम आदिवासी मूल निवासी हैं, पर विचित्र बात है जिस समाज को कोई जाति नहीं उन्हें जनजातीय कह रहा है या कोई वनवासी कहकर एक ढंग से चिढ़ा रहा है। आज जब आदिवासी अपनी पहचान के लिए सशस्त्रों में की गई अवमानना एवं इतिहास में की गई अपेक्षा के विरुद्ध बोलने का प्रयास कर रहा है तो उसे चुप करने का प्रयास हो रहा है। भले ही आदिवासियों में उनकी क्रांतिवीर विद्वान चिंतक हुए हैं, लेकिन समाज के मुख्य धारा के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया है कि हमारी कोई औकात नहीं बन सके एवं हम नीति निर्धारण में हमारी कोई भूमिका न रह सके। जब हम आदिवासी संस्कृति समाज के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो 1800 ईस्वी के पूर्व का ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है। जब हमारे बारे में लिखना प्रारंभ भी हुआ तो हम केवल क्रांति के श्रृंखला के नेतृत्वकर्ता मान लिया गया। हमें टुकड़ों में बांट कर देखने का प्रयास हुआ, जबकि इतिहास के हर दौर में आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराते रहा है। हमारे पूर्वजों ने गणतंत्र की स्थापना की, राज निर्माण किया, लोक कल्याणकारी शासक वंशों का स्थापना की। इन परिस्थितियों में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में सभ्यता संस्कृति को गढ़ने में आदिवासी समाज की योगदान की पुनः व्याख्या की जाए। हमें आदिवासी समाज को आदिवासी विचारक, लेखक, विद्वान की नज़रों से देखने की जरूरत है। यह सच है कि आज भी देश का सबसे गरीब, अशिक्षित, प्रताड़ित, विस्थापित एवं शोषित वर्ग आदिवासी वर्ग है, परंतु यह भी सच है कि एक महान सभ्यता के वारिस हैं। हमारे पास विश्व मानव समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। जरूरत है कि नीति निर्माताओं के पास दृष्टि हो। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि जिस अलग भाषा, संस्कृति, धर्म के कारण हमें आदिवासी माना गया, उसी विविधता को आज की नीति निर्माता मानने के लिए तैयार नहीं। हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी कौम एक स्वाभिमानी कौम है, मेहनत करके खाने वाला कौम है। ये किसी से भीख नहीं मांगता। हम भगवान बिरसा मुंडा, एकलव्य, राणा पुंजा की कौम है। हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगल बचाया,
जानवर बचाया और पहाड़ बचाया। इस महान संस्कृति को आदर्श की दृष्टि से देखने की जरूरत है। हमें सिर्फ जंगल में रहने वाले गरीब के रूप में नहीं देखना चाहिए। जंगल एवं मानव विकास की पूरी कहानी हमारे पूर्वजों के पास है। आज जरूरत है कि एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदना जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग की भावना पैदा करने की। हमारी चाहत है कि विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच में परस्पर संवाद शुरू हो। आज जो हम विभाजित हैं, असंगठित हैं, यही कारण है कि मणिपुर के आदिवासी उत्पीड़न का विषय झारखंड के मुंडा लोगों के विषय नहीं बन पा रहा है। राजस्थान का मीना भाई का दर्द मध्य प्रदेश का भील अपना मानकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसी ने इस स्थिति पर ठीक ही लिखा है, जब लड़ाई अस्तित्व की हो, वजूद की हो, तो सामने आना ही पड़ता है। मिटकर भी अगर कुछ बचाए जा सकने की उम्मीद है तो कदम स्वयं आगे बढ़ाना ही पड़ता है। हम यह सबों को बताना होगा कि जिस आदिवासी को बोलना, गाना एवं चलना नृत्य है, जब वह गुस्साता है तो उसके जुबान से आवाज नहीं बल्कि तीर और धनुष के साथ चलता है। अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। आप सभी लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेंटिंग, व्यंजन आदि के लुत्फ उठाएं। साथ में मैं विशेष अपील के रूप में करना चाहूंगा कि विभिन्न विषयों पर जो चर्चा आयोजित की गई है उसमें जरूर शरीक हो। इस आयोजन के लिए और इस आयोजन का मेरा एक बहुत बड़ा महत्व भी है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते झारखंड ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से के आदिवासियों का भी जो प्यार मुझे मिलता है, जो मुझे उम्मीद मुझसे है, उसे भी मैं भली भांति परिचित हूं। आइए एकजुटता एवं आगे बढ़ने का संकल्प जय हिंद के नारे से लें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।